सुविचार। मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने पिंक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थीं। मेरे पति विनय कमरे में आए और मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। विनय के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। विनय मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। विनय की यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। विनय ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मोह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन विनय ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और विनय ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। विनय की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। विनय ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। विनय मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में 9 बजे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे कैसे गई। फिर मुझे विनय का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े गीले कैसे हुए थे? विनय कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि विनय कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं विनोद को मना कर रहूँगी। विनय के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने विनय को नाराज़ कर दिया है।
वह कहने लगीं कि मैं अभी विनय से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह विनय से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गईं और बोलीं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन विनय के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिशें थीं कि मेरी शादी उनके बेटे विनय से हो, और जैसे ही मैं 16 साल की हुई तो मुझे मुझसे मिलने के लिए आई थीं और जाते जाते मेरा मुँह मीठा करवा कर चली गईं। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थीं और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। विनय की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और विनय की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी, तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आईं, तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि विनय हमारे गांव क्यों नहीं जा आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। कि मैं बिलख कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही विनय को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है, वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगीं, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुँह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया और तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाईं। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थीं। मैं तो अपनी ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए 2 साल का
वक्त दिया था और 2 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दिया। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और विनय की शादी बहुत सारी रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं विनय के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से विनय बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त विनय खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने विनय से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, विनय सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। विनय ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होंठ रेड हो जाते हैं। तुम्हारा खूबसूरत होंठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। विनय मेरे साथ हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि विनय एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। अब सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहीती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। विनय का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सास सच में
सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं विनय के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थीं और शायद इसी वजह से विनय हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही विनय का साथ पूरी तरह नसीब हुआ और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और विनय के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद एक हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि विनय मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त विनय कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे विनय से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे उनकी बात सुनूं। इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। विनय ने फिर जलेबी निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर हलवाई की है। इसे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं विनय को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। विनय कहने लगे कि मम्मी को बताकर आता हूँ कि कल तुम्हारे गांव जाना है। मेरा इंतज़ार करना। विनय की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे विनय का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन विनय के वापस आने से
पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 9 बजे मेरी आँख खुली तो विनय शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं विनय के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी, और विनय की गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद विनय मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थीं। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि विनय तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे-बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो विनय के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी। इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी बबीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो विनय पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और विनय के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद विनय की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा राम शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी, और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और विनय के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, और राम के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी, और राम मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। राम के यह शब्द ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैंने गुस्से में राम से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो राम कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी कम उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उससे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और
तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राम उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए बबीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। विनय शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और विनय पहले से ही घर पर था। विनय को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो विनय अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर विनय और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में विनय से कह रही थीं कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक तलाक का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आँखों में पट्टी बांध रखी है। विनय कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही हैं, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। विनय मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थीं तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थीं, और विनय जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब विनय कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया, जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपाकर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थीं। जब विनय कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। विनय ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आँखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। विनय किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर विनय के साथ बैठ गई और वो दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देख कर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने विनय की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि
मुझे विनय से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने विनय से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। विनय सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके शादी के एक हफ्ता पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। विनय कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए शादी होने से एक हफ्ते पहले वह यह सोचकर रिया से शादी करके आ गए कि जब वह रिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने विनय पर दबाव डाला कि वह रिया को तलाक दे दे। विनय रिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए विनय को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। विनय जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में रिया के साथ वक्त गुजारते। रिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि रिया इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं रिया को डिवोर्स दे दूं। रिया मेरा पहला प्यार है। विनय कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए विनय ने मुझे अपनाया है। विनय रिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। विनय ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन रिया और विनय की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ विनय का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने विनय के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि विनय रिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर विनय से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से राम को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ।
इसलिए राम अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के दौर मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।